गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम नगरीकरण की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है, छोटी कस्बाई संस्कृति के समूह या छोटे छोटे नगर जब मेट्रो सिटीज़ के सुख सुविधाओं का आकर्षण देखकर वहां प्रस्थान कर जाते हैं और स्थायी बासिंदे के रूप में निवास करने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है। ऐसी स्थिति में पहले से जो लोग सुविधा का उपभोग कर रहे हैं उनको भी चुनौती का सामना करना पड़ता है और नगरों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आज की इस क्लास में हम इसी प्रकार की समस्याओं का उल्लेख करेंगे। नगरीकरण की समस्याओं के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के अंदर आवास एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में हो सकता है। इसके अतिरिक्त कच्ची बस्तियां, मलिन बस्तियों का निर्माण होने लगता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अतिक्रमण की समस्या आती है। बुनियादी सुख सुविधाओं में कमी आती है। अपराधों में वृद्धि होती है और मानसिक तनाव के साथ साथ व्यावसायिक और अस्वस्थ मनोरंजन सांस्कृतिक रूप से गतिरोध उत्पन्न करते हैं। अब क्रमशः हम पहली समस्या के बारे में देखते हैं कि जब भारतीय समाज में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ती है तो उसकी वजह से लोग बड़े बड़े नगरों में जाकर निवास करने लगते हैं। इससे रहने का प्रबंध पूरी तरह नहीं हो पाता, आवास की समस्या बढ़ती है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 3500 के लगभग हो जाता है, जो कि नगरों में प्राय देखा गया है। इसका अर्थ है कि नगरों में जिस घनत्व के आधार पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है उसकी तुलना में ये जनसंख्या बहुत अधिक है। बड़ी संख्या में लोग जिनके पास मकान नहीं होते वो आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके प्रबंधन में खर्च कर देते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर अनेक ऐसे नगर हैं जिनमें लाखों लोग रात में फुटपाथ पर सोने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनके पास उचित आवास का प्रबंधन नहीं हो पाता। सरकार के द्वारा कमज़ोर वर्गों के लिए जो आवास की व्यवस्था के कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनका लाभ बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है, क्योंकि जो सुविधाओं को प्राप्त करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये सुविधा उन्हें मिली क्यों, क्योंकि जब तक वो कच्ची बस्ती में या फिर अस्थायी मकान में रह रहा है, सरकार उसको सुविधा संपन्न बनाने के लिए पक्के आवास बनाकर दे रही है। कई बार देखने में आता है कि लोग किसी धनाढ्य वर्ग के व्यक्ति को या तो बेच देते हैं या किराए पर चला देते हैं और खुद चौल कच्ची बस्ती में निवास करते हैं। आप लोगों को मैं नायक फिल्म का उदाहरण दे के बताता हूँ। आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि जब उस मूवी में अभिनय करने वाले अभिनेता अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब वो जांच पड़ताल के अंदर जाता है तो पता लगता है कि जो मकान है वो अलॉट किसी अलग व्यक्ति के नाम है और रहने वाला व्यक्ति कोई अलग है। हालांकि वो मूवी की बात थी, लेकिन कहीं न कहीं फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। जो विसंगति हमारे समाज में है उसी को इसमें प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आवास की समस्या के अतिरिक्त दूसरी जो समस्या है वो है मलिन बस्तियों की समस्या, कच्ची बस्तियों की समस्या। इस समस्या का संबंध भी नगरों से है, क्योंकि अधिक भीड़भाड़ होने के कारण मलिन बस्तियां बन जाती हैं, जिसमें अस्थायी रूप से टूटे फूटे मकानों के अतिरिक्त टीन के टुकड़ों, पॉलीथीन और कच्ची दीवारों की सहायता से झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली जाती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, शौचालय का अभाव होता है, पानी या बिजली की कोई सुविधा नहीं होती। गरीबी के पतन की संस्कृति इन बस्तियों की विशेषता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, ऑस्कर लेविस ने यहाँ पर गरीबी की संस्कृति का उल्लेख किया है। विशेष बात यह है कि जो नगर जितना बड़ा होता है, रेल लाइनों के दोनों ओर खाली पड़ी ज़मीन पर वहाँ पर उस तरह की बस्तियों की संख्या अधिक हो जाती है। जब कभी हम दिल्ली यात्रा के लिए जाते हैं तो स्टेशन परिसर के आसपास की रेल लाइन पर हम देख सकते हैं
कि वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर काफ़ी लोग निवास कर रहे हैं। ये लोग उन सरकारी खाली ज़मीनों को या दूसरे प्रकार की ज़मीनों का उपयोग करके वहाँ पर अस्थायी आवास बनाने लगते हैं, जो कि महानगरों के संदर्भ में एक समस्या का बिंदु बनता है। प्रदूषण की समस्या रहती है। तीसरा बिंदु है जो नगरीकरण में वृद्धि होती है, प्रदूषण की समस्या जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। नगरों के कूड़े कचरे गंदगी के ढेर हर जगह दिखाई दे सकते हैं। सिविल लाइनों की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ दूषित और विषाक्त पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। उद्योगों की चिमनियों से, मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण में इतना अधिक प्रदूषण फैला देता है कि नगरों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा श्वसन क्रिया अवरुद्ध होने के कारण सांस और फेफड़ों के रोग से ग्रसित हो जाती है। हानिकारक गैसों के कारण आंखों में जलन बढ़ जाती है, टीबी, श्वसन संबंधी रोग बढ़ जाते हैं। प्रदूषण के कारण अत्यधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही बड़े बड़े महानगरों में शोर होता है। शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण जन्म लेता है। हमारे शरीर की कानों की क्षमता को, जो सुनने की क्षमता होती है, उसे डेसिबल के आधार पर व्यक्त किया गया है। एक निश्चित सीमा तक ही हमारे कान किसी शोर को, किसी ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जब अधिक शोरगुल होता है तो ये ध्वनि प्रदूषण एक समस्या को ग्रस्त कर देता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य में कमी आने लगती है। सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय इस चीज़ का ध्यान देते हैं। कुछ दशा तक सुधार का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक भ्रष्टाचार के कारण इन संस्थाओं को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अगली समस्या नगरों के संदर्भ में हम देखें तो अतिक्रमण की समस्या है। नगरीय विकास के साथ ये जरूरी है कि नगरीय क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुले स्थान, पार्क, बगीचों और खेल के मैदान के रूप में छोड़ा जाए। इसके विपरीत स्थिति यह है कि आवासीय क्षेत्रों में बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल जाते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल जाने के कारण जनजीवन असुरक्षित बनने लगता है। नगरों में हम देखते हैं कि मुख्य सड़कों पर दुकानदार अपना सामान बाहर रखते हैं, अतिक्रमण करते हैं, जिससे आवागमन के सारे प्रतिमान परिवर्तित हो जाते हैं। लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पार्कों के अंदर, खुले स्थानों पर, ठेलों पर सामान बेचने वाले लोग इस स्थिति से भीड़भाड़ कर देते हैं कि आदमी का चलना भी दूभर हो जाता है। पार्कों और खुले स्थानों पर विज्ञापनों, पटों के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि बड़े बड़े साइन बोर्ड लग जाते हैं। कई प्रकार की विज्ञापन की शैलियों के माध्यम से वहाँ इस तरह का माहौल तैयार हो जाता है कि पशु पक्षियों को प्रॉब्लम होती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर अतिक्रमण होने से कारण वातावरण दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पर पानी की निकासी नहीं होती और खाली ज़मीन में ही लोग अपना घर का गंदा पानी निकालते हैं। सीवरेज टू जगह जगह से टूट जाती है। अतिक्रमण के कारण वो लोग अपना हित देखते हैं और जन कल्याण की हित को इग्नोर कर जाते हैं। अस्पताल, बड़े बड़े सरकारी भवन, चार दीवारी को आगे बढ़ाने के लिए अवैध बाजारों को रोकने की घटना को रोक नहीं पाते। ये कठिन समस्या है और इससे नियोजन की जो असफलता होती है, जो नगरीकरण की वृद्धि का एक बहुत बड़ा समस्याजनक बिंदु माना जा सकता है। पांचवें बिंदु के रूप में नगरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी मानी जाती है। साधारणतः गांवों और छोटे कस्बों से लोग नगर में इस कारण आकर बसते हैं कि उन्हें 24 घंटे की बिजली मिलेगी, उचित पीने योग्य जल मिलेगा, स्वच्छता, हरियाली होने की वजह से उसे श्वसन क्रिया के लिए अच्छी हवा मिलेगी, यातायात के उचित संसाधन मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ कर उसे रोजगार की सुविधा मिल पाएगी। लेकिन इसके विपरीत जब हम देखते हैं तो इसका नकारात्मक पक्ष निकल के आता है। अधिकांश राज्यों में नगर के लोग कुछ घंटे ही पानी और बिजली की सुविधाओं से युक्त होते हैं, बाकी अधिकांश लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। शहरों में टूटी हुई सड़कों के कारण कई क्षेत्रों में तो चलना भी कठिन हो जाता है।
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी स्वच्छता के पूरी तरह उदासीन हैं, सीवर लाइनें जगह जगह टूट जाती है, कई बार विभागीय कर्मचारियों में तालमेल नहीं हो पाता, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज वाले गड्ढे खोद गए। अगर वो सड़क बनने से पहले ही सारी अपनी वायरिंग कर दें तो अनावश्यक रूप से गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किसी कारण से अगर गड्ढे हो भी गए हैं तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ उनका समायोजन नहीं बन पाता और वो गड्ढे खुले चैम्बर में बदल जाते हैं, आवारा पशु, छोटे बच्चे उसमें गिर जाते हैं और वो गड्ढे अप्रत्यक्ष रूप से दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते रहते हैं। ट्रैफिक के प्रति प्रशासन और पुलिस की लापरवाही जगह जगह देखी जा सकती है। सामान्यतः आप आए दिन अखबारों में दुर्घटना के समाचार सुनते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही की वजह है। ये बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन नगरीकरण के कारण इसमें असमंजसता आती है और लोग इससे वंचित रहते हैं। अगले समस्या के रूप में अपराधों में वृद्धि होती है, क्योंकि नगरों के बढ़ने के कारण ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध के कारण लोग अपने जीवन को असुरक्षित मानने लगते हैं। अपहरण की घटनाएं, चोरियां, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, लूट जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बड़े बड़े भूमाफिया जबरदस्ती लोगों की संपत्ति को हड़प रहे हैं। जालसाजी, शराबखोरी, मादक पदार्थ और आजकल तो नकली दूध, दही, पनीर, घी बनाने का धंधा एक उद्योग के रूप में उभरने लगा है। बच्चों के जीवन से, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये सब राजनीतिक शुचिता के अभाव के कारण है। ऐसी स्थिति में इन लोगों का संरक्षण भ्रष्टाचार के कारण लोगों के साथ मिल जाता है और वो अपराधी होने के बाद भी न्यायिक प्रक्रियाओं की खामियों के कारण सकुशल इससे निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार के हाथों में गिरवी रखी हुई प्रतीत होती है। आजकल अखबारों में हम समाचार पत्रों की हेडलाइन में देखते हैं कि पार्क में महिला व पुरुष घूम रहे हैं, किसी व्यक्ति आया और उसने महिला के गले से चैन खींच ली। कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, दो लोग वाहन में बैठ के आए और उसके हाथ से मोबाइल छीन के भाग गए। अब ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आर्थिक विसंगति के परिणाम स्वरूप अपराध में वृद्धि का संकेत है, क्योंकि नगरों में कुछ समय परिस्थितियों के परिणाम के कारण लोगों को उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते और वो लोग इस तरह छोटी मोटी चोरियां करके आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जो कि नगरीकरण की बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह अनैतिक तरीकों से प्राप्त किया धन, उससे वे शराब में, जुए में, अन्य प्रकार के व्यसनों में खर्च करते हैं, जिससे समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। सातवें बिंदु के रूप में नगरीकरण के कारण मानसिक तनाव में वृद्धि हुई है। मम्फोर्ड नामक विद्वान लिखते हैं कि नगरों में व्यक्ति विघटन, चिंता, कार्य संबंधी असुरक्षा और अकेलापन व्यक्ति में मानसिक तनाव पैदा कर देता है। तरह तरह के मनोविकार को जन्म देने लगता है। जो लोग नगरों में प्रतिस्पर्धा, संघर्षपूर्ण दशाओं और आर्थिक कठिनाइयों से अनुकूलन नहीं कर पाते, उनमें निराशा और हीनता की भावना पैदा होने लगती है। रॉबर्ट टी पार्क, जिन्होंने शहरों का अध्ययन किया है, वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आदमी एक मार्जिनल मैन यानी सीमांत व्यक्ति की स्थिति में हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो नई संस्कृति से संबंधित मूल्यों के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता और पुरानी परंपराओं को निर्वहन करने के लिए सामाजिक अनुकूलन की बाधा उनके समक्ष आती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से डिप्रेस रहता है, तनाव की स्थिति में होता है और तनाव की स्थिति में वो समाज स्वीकृत व्यवहारों के स्थान पर समाज विरोधी व्यवहार भी करने लगता है। आठवें बिंदु के रूप में व्यावसायिक और अस्वस्थ मनोरंजन नई प्रकार की सांस्कृतिक विकृति को पैदा करता है। सामान्यतः हम जानते हैं काम की थकान के बाद सब लोग अपने लिए मनोरंजन लेना चाहते हैं। नगरीय जीवन में शिक्षाप्रद कहानियाँ, धार्मिक गाथाएं, पारिवारिक हंसी मजाक व सांस्कृतिक नाटकों का
कोई स्थान नहीं है। सामान्यतः हम देखते हैं ग्रामीण संस्कृति के संयुक्त परिवारों में इतने सदस्य हैं, इतने आयोजन होते रहते हैं कि कभी किसी का जन्मदिन मन रहा है, कभी कोई अतिथि आ रहा है और वो कोई ना कोई कार्यक्रम संचालित होता रहता है और इस बहाने अप्रत्यक्ष रूप से मनोरंजन होता है। लेकिन नगरीकरण के अंदर हम देखें तो छोटे बच्चे मोबाइल पर केंद्रित रह गए हैं, महिलाएं डेली सोप धारावाहिकों पर केंद्रित हो गई है और टीवी, सिनेमा, क्लब, व्यावसायिक संगठनों के द्वारा जो मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध होते हैं उसमें सांस्कृतिक प्रदूषण और एक भोंडापन की संस्कृति उभरी है, जिससे हम सांस्कृतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे मनोरंजन में दृश्यांकन इस तरह किया जाता है कि कामोत्तेजक काल्पनिक दृश्यों के द्वारा व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपराधिक व्यवहार बढ़ रहे हैं और एक ऐसे रोमांच का वातावरण तैयार किया जाता है जो मनोरंजन कम और आपराधिक गतिविधियों का खुला निमंत्रण लगता है। इस तरह के मनोरंजन का वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं होता। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग इन सीरियल्स के अंदर बच्चों में आरंभिक जीवन से जो अलगाव है, पारिवारिक विशेषता है, आपराधिक व्यवहार से संबंधित जो भावनाएं हैं, इनके उत्पन्न होने के कारण ये व्यक्तिगत विघटन और पारिवारिक विघटन का कारण बन जाती हैं। भारत के अंदर नगरीकरण से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा नगर नियोजन की बहुत सी योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी नगरों की समस्याओं में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका है। इसका सीधा कारण है आज अधिकांश नगर नागरिक सुविधाओं के अभाव से घिरे हुए हैं। बेरोजगारी, निर्धनता ने एक असमानता की खाई को उत्पन्न कर दिया है। इसका तात्पर्य है कि एक संगठित और प्रभावकारी नीति के द्वारा नगरीय विकास को नई दिशा नहीं मिल पाई है। अगर इसको एक बिंदु के रूप में हम देखें तो नगरीकरण के कारण जहां आवास, तनाव, अस्वस्थ मनोरंजन की समस्याएं थी, वहीं दूसरे पक्ष पे यदि हम देखते हैं तो इन संचालित योजनाओं का कोई सही प्रकार से नियोजन नहीं हो रहा है। प्लानिंग वे में कोई काम होता है तो उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां इस प्रकार की बनती है कि सरकार के द्वारा कोई योजना संचालित भी हो रही है तो उसका उचित प्रकार से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ये भी नगरों की एक समस्या है। आधुनिक परिदृश्य में यदि हम अध्ययन करें तो बेसिक सुविधाओं के नाम पर हम लोगों को आज की पैरामेडिक पोजीशन में देखा जाए तो स्वास्थ्य के प्रति बड़ी समस्या आ रही है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अब गए जमाने की गुजरी बातें होती जा रही है। अब एक नए प्रकार का वायरस अटैक जो नगरीकरण की समस्या का केंद्र है, क्योंकि नगरों में होती है भीड़भाड़ और उस भीड़भाड़ के अंदर अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए हर कोई व्यक्ति अर्थोपार्जन की प्रक्रिया में लगा हुआ है। लेकिन अभी वायरस अटैक की जैसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हो रही है और जो अविकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं, उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी उन पैरामेडिक हमलों से बचने में खर्च हो रही है। आज हमारा जो पैसा जन कल्याण के लिए, जन सुविधाओं के लिए, उच्च शिक्षा के लिए खर्च होना चाहिए था, उन मदों में कटौती की जा रही है और स्वास्थ्य एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसमें सबको जीवित रहने के अधिकार की, मौलिक अधिकार की पालना में बहुत सा धन उसमें खर्च हो रहा है। क्योंकि अभी हाल ही के समय में जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, दवाओं के नाम पर कालाबाजारी का जो गंदा खेल दिखा है, उस सब में हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी व्यावसायिक प्रतिबद्धता को त्याग कर कहीं न कहीं हमारे उन मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए जो देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज की ज़रूरत है। व्यावसायिक आधार पर न सोचकर जनहित कल्याण की दृष्टि से देखना चाहिए, तभी हम अच्छे नगरों में अपना नाम कमा सकते हैं। ये वही भारत है या किसी ज़माने में बनारस, यहाँ नालंदा या अन्य ऐसे व्यापारिक केंद्र थे जिनकी देश विदेश तक पहचान थी। लेकिन आज हमारी संकीर्ण विचारधाराओं के कारण
ये सारे मूल्य धराशायी होने लगे हैं। इस तरह नगरों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है, जो कि नगरों की एक महत्वपूर्ण समस्याएं के रूप में देखा जा सकता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके लिए ये जानकारी सार्थक सिद्ध होगी।